चैप्टर नंबर 14 का ये हमारा थर्ड वीडियो है। यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, देखिए नेचर में से कभी भी हम कोई एलिमेंट या फिर कोई मेटल को अगर हम निकालना चाहे तो कभी भी वो हमें एकदम प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। सपोज़ कि हम आयन को ज़मीन में से निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमें ज़मीन में से आयन के टुकड़े नहीं मिलेंगे, हमको कुछ मिक्सचर मिलेगा। आयन के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ होगी, कुछ धूल मिट्टी होगी, कोई और मेटल या फिर कोई और एलिमेंट उसके साथ मिक्सड अप होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो वो और है उसको ले जाना पड़ेगा लैब में और फिर उसके ऊपर कई सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, जो आपने केमिस्ट्री में कई सारी सीखी भी होगी। तो कई सारी प्रोसेस करने के बाद हम दूर करते हैं सारी इम्प्योरिटीज़ को, बाकी सारी जो मेटल उसके साथ होगी उसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके हमको कोई एक प्योर मेटल या फिर प्योर हमें एलिमेंट मिलेगा। उसी तरह से ये सेमीकंडक्टर के केस में भी अगर हम उसको मतलब हमारे नेचर में से अगर उसमें से निकालना चाहते हैं तो हमको क्या मिलेगा, उसका एक मिक्सचर मिलेगा। फिर हम लैब में ले जाकर उसके ऊपर कई सारी प्रोसेस करेंगे और फिर वो हमें प्योर फॉर्म में मिलेगा। सपोज सेमीकंडक्टर हम एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन का, तो अगर हम नेचर में से सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है वो निकालते हैं और उसमें से सारी जो इम्प्योरिटी है वो दूर कर देते हैं तो फिर जाकर हमें ऐसा क्रिस्टल सिलिकॉन का मिलता है जिसमें कि कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना हो, यानी कि वो प्योर, उसमें सारे जो क्रिस्टल में सारे जो एटम होंगे वो सिलिकॉन के ही होंगे, तो उसको हम कहेंगे कि वो एकदम ही प्योर सिलिकॉन है। और अगर इम्प्योरिटीज़ होगी भी तो वो इतनी कम होगी, सपोज कि 10⁻10 जितना हमारा एटम है एक क्रिस्टल में, उसमें से कई थाउजेंड जितनी जो हमारी इम्प्योरिटी है वो होगी, तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। यानी कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें सिर्फ सिलिकॉन के ही मटेरियल हो गए तो उसको हम कहेंगे वो एक प्योर सिलिकॉन है। इसी तरह से ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि प्योर है, उसमें सिर्फ एक उस सेमीकंडक्टर के ही सभी एटम है, तो उसको हम कहेंगे कि वो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक का मीनिंग होता है कि वो बिल्कुल कैसा है, प्योर है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जो कि एकदम प्योर है उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि उसमें सभी जो एटम है वो उसी सेमीकंडक्टर है। सपोज सिलिकॉन है तो सारे एटम उसमें सिलिकॉन के ही होंगे, कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी। अगर जर्मेनियम है तो सारे जो एटम है वो जर्मेनियम के होंगे, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी, तो उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर हमारा जो सेमीकंडक्टर का एटम है उसके साथ साथ और कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होगी, तो उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि जो सेमीकंडक्टर है उसकी प्योरिटी के बेस के ऊपर हमने उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक है इंट्रिंसिक और एक होगा एक्सट्रिंसिक्स। अब एक्सट्रिंसिक के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो है हमारा 14.4। ये जो हमारा टॉपिक है 14.3, यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो पूरा टॉपिक है उसको हम समझेंगे सिलिकॉन एलिमेंट का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कई सारे सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए हम कोई एक लेंगे और हम लेते हैं सिलिकॉन को। अब सिलिकॉन जो है वो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 14 नंबर का एलिमेंट है। अब उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये उसका न्यूक्लियस, यहाँ पर 14 प्रोटॉन्स हो गए और उसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हमारी फर्स्ट सेल, ये हमारी सेकंड सेल और ये हमारी थर्ड सेल। फर्स्ट जो सेल है उसमें मैक्सिमम कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर सेकंड में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये दोनों कंप्लीटली अब फिल्ड अप हो चुकी है, क्योंकि फर्स्ट में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, सेकंड में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो ये 2 + 8 यानी कि 10 हो गए। तो बाकी थर्ड में अब कितने आएंगे? तो बचे कितने? 10 तो यहाँ पर ही खत्म हो गए, तो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर की जो थर्ड सेल है उसमें। अब क्योंकि अंदर की जो दोनों सेल है वो तो कंप्लीटली फिलअप हो चुकी है, तो उसको यहाँ पर हमें कोई काम नहीं है। हमारा सिर्फ यहाँ पर काम है जो आउटर सेल है उसके साथ। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रीड्रॉ कर लेते हैं कि ये सिलिकॉन है और मैं उसका सिर्फ जो ये आउटर मोस्ट सेल है उसको ही ड्रॉ करता हूँ कि जहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन से। सेम होगा जर्मेनियम के लिए, क्योंकि जर्मेनियम भी ऐसा मटेरियल है जिसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा हम सिलिकॉन के लिए समझते हैं वैसा ही कॉन्सेप्ट जर्मेनियम के लिए भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है,
किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीटली फिल्ड अप होनी चाहिए। यानी कि ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास है कितने, 4 है, यानी कि 4 वैकेंसी अभी भी बाकी है। तो अगर इसको स्टेबल होना है तो ये कंप्लीटली यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड अप होनी चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको और चाहिए। तो क्या करेगा ये सिलिकॉन, देखिए क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक है यानी कि प्योर है, तो इसके आसपास सारे जो एटम होंगे वो भी कौन से होंगे, सिलिकॉन ही होंगे। अब क्या करेगा सिलिकॉन, देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं कि ये एक सिलिकॉन है और उसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, क्योंकि ये इंट्रिंसिक है तो उसके पास वाला जो एटम होगा वो भी क्या होगा, सिलिकॉन का होगा, और उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब स्टेबल होने के लिए इसको कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं। तो ये क्या करेगा कि अपने पास वाला जो सिलिकॉन है उसको कहेगा कि भाई तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास भेज दो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन सपोज ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे इसके आसपास मूव कर रहा था, वो अब क्या करेगा, यहाँ जाकर यहाँ भी मूव करने लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था तो वो ये सिलिकॉन के आसपास तो घूमेगा यहाँ पर भी, यानी कि ये ऐसा मोशन करने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसका भी एक आ गया, तो अब कितने हो गए, उसके पास 5 हो गए। तो उसी तरह से इसके ऊपर भी एक सिलिकॉन होगा, तो एक सिलिकॉन यहाँ पर होगा, एक सिलिकॉन यहाँ पर होगा और एक सिलिकॉन यहाँ पर होगा। अब जिस तरह से उसने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लिया उसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से ले लेगा। तो देखिए पहले उसके पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब एक आ गया यहाँ से यानी कि 5, यहाँ से एक 6, यहाँ से एक 7 और यहाँ से एक 8। तो अब देखिए उसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मोशन करने लगे, यानी कि वो कंप्लीटली फिल्ड अप हो गए, इसलिए ये सिलिकॉन कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब जैसा इसने किया वैसा ही ये भी करेगा। ये सिलिकॉन ने इसके पास से 1 इलेक्ट्रॉन मंगवाया था, उसी तरह से ये सिलिकॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन मंगवाएगा, यानी कि यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, और ये उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन ये उसको भी देगा, यानी कि ये एक मंगवाता भी है, एक को देता भी है, यहाँ से एक मंगवाता भी है, यहाँ से एक उसको देता भी है, यानी कि उसके चारों जो इलेक्ट्रॉन हो गए सभी सिलिकॉन एटम के वो अपनी ऑर्बिट में और अपने पास वाले सिलिकॉन की ऑर्बिट में मोशन करेंगे, और इस तरह से पूरा हमारा जो सिलिकॉन है, जो सभी जो एटम है वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुई एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने की, उसको हम कहेंगे कि दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया। क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। ये सभी सिलिकॉन ने जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं है भाई, ये उसने पेयरिंग वाला बॉन्ड बना लिया। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये दोनों सिलिकॉन ने एक दूसरे के साथ क्या किया, बॉन्ड बना लिया, और ये जो बॉन्ड है उसको हमने नाम दे दिया कोवेलेंट बॉन्ड, या तो फिर वैलेंस बॉन्ड भी आप उसको बोल सकते हो। तो इस तरह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सिलिकॉन जो कि प्योर सिलिकॉन है वो इस तरह से अपने आसपास के सारे सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड बनाता है जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और इसमें वो क्या करता है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसकी एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके वो स्टेबल हो जाता है। इसलिए सभी जो सिलिकॉन हो गए वो कैसे हो गए, स्टेबल हो जाएंगे, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगेंगे। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर अच्छी तरह से फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से हमें ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है। ठीक है, तो इस तरह से जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, सारे जो सिलिकॉन एटम है वो अपने आसपास के और 4 सिलिकॉन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देते हैं, और ये बॉन्ड है उसको हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सिलिकॉन का जो 2D में जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। उसका 3D जो स्ट्रक्चर है वो हमें बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेकिन वो याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसमें हमको क्या रिप्रेजेंट किया गया है कि सारे जो सिलिकॉन एटम है वो अपने आसपास के और 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, और वो जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो किसके जैसा होता है, वो एक डायमंड के स्ट्रक्चर जैसा होता है। तो हमको वहाँ पर यही देखना है, आपको सिलिकॉन के आसपास 4 ऐसे लाइन्स मिलेगी, यानी कि वो अपने आसपास 4 सिलिकॉन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है ये हमें मिलता है बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर। लो यानी कि कितना लो होगा, तो वो होगा 0 केल्विन के आसपास। 0 केल्विन मतलब कितना हुआ, ये होगा -2
-273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर है। अब नॉर्मली जो हम काम लेते हैं सेमीकंडक्टर के साथ वो हम लेते हैं रूम टेम्परेचर, यानी कि हमारे आसपास जो नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ पर, और उसका हमारे आसपास रूम का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, करीब करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम मान लेते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री सेल्सियस ये है रूम टेम्परेचर। अब ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो मिलता है -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और हम काम करते हैं उसके साथ +30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इसके कंपैरिजन में ये जो हमारा टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके ऊपर से क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसको, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसको हीट एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी यानी कि उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी। तो अगर ये स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिल गई तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी लेकर इस स्ट्रक्चर में से बाहर निकल जाएगा। कैसे, देखिए, क्यों, ये तो समझ में आया ना, क्योंकि जो ये हमें मिलता है -273 के ऊपर, और रूम टेम्परेचर के ऊपर उसके कंपेरिजन में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या होगा, इसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो इसमें से कई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल जाएगा। वो कि पहले यहाँ पर मोशन का काम करते थे, लेकिन क्योंकि उसको अब एनर्जी मिल गई तो यहाँ से वैलेंसी का काम छोड़कर वो इस स्ट्रक्चर में से बाहर निकल जाएंगे। तो सपोज कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से बाहर निकल कर यहाँ चला जाएगा। ये स्टक मतलब ये क्रिस्टल में ही रहेगा, लेकिन ये पहले क्या काम करता था, तो सिलिकॉन एटम के आसपास इसे चक्कर लगाने का काम करता था, वो उसने छोड़ दिया और वो एनर्जी लेकर बाहर निकल गया। अब क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल गया, तो इसकी जगह पे यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की जो प्रोसेस है उसकी वजह से उसकी एक्चुअल जगह पे जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसको हम कहते हैं कि वहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। होल मतलब हमको पता है कि एक ब्लैंक स्पेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो उसकी जगह पे एक ब्लैंक स्पेस, एक वैकेंसी हो गई, तो उसको हमने नाम दे दिया कि एक वहाँ पर होल क्रिएट हो गया, और उसको हम इसे सर्कल बनाकर उसको डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वो अगर निकल गया तो उसकी जगह पर ऐसा सर्कल जैसा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम कहेंगे कि वो होल बन गया, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो था उसका चार्ज क्या था, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो अगर यहाँ से निकलेगा तो ये होल का चार्ज क्या होगा, उसको हम कैसे समझेंगे। देखिए, ये एक सिलिकॉन एटम है और उसके आसपास ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। अब हमको पता है कि कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो ये जो बाकी का जो स्ट्रक्चर बचा, अब क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो हमें होल मिलेगा उसको हम कहेंगे कि वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो पीछे ये जो होल बचेगा उसको हम कहेंगे कि उसका जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, इतना समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है नेगेटिव चार्ज और होल उसका चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। और हमने प्रैक्टिकली ऐसा देखा कि ये जो होल है वो एक पॉजिटिवली फ्री चार्ज की तरह बिहेव करता है। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर निकल गया तो वो इस क्रिस्टल के अंदर किसी भी तरह घूम सकता है, इसलिए वो क्या है, फ्री चार्ज है। उसी तरह से ये जो होल है वो भी एक पॉजिटिव फ्री चार्ज की तरह मतलब उसका बिहेवियर होगा पॉजिटिव फ्री चार्ज की तरह, यानी कि वो हमें क्रिस्टल के अंदर किसी भी जगह पे घूमता हुआ दिख सकता है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा क्रिस्टल यानी कि ये जो मटेरियल है उसके आसपास हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि उसको हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, देखिए, सपोज कि ये जो हमारा क्रिस्टल या तो फिर मटेरियल है उसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। ओके, ये हमारा सिलिकॉन का मटेरियल है और उसके दोनों साइड में हमने लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज कि ये प्लस और ये है माइनस। अब उसमें क्या हुआ है कि उसमें किसी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, ये हमने एक इलेक्ट्रॉन कहा। उसी तरह सपोज कि ये जो पूरा मटेरियल था उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं, तो यहाँ पर मैं 5 इलेक्ट्रॉन पहले तो ड्रॉ कर लेता हूँ, 2 3 4 और 5। ये सारे ब्लैक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है।
तो जिस जगह से ये इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, जैसा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये होल क्रिएट हुआ, तो जिस जगह से ये इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उसी जगह पे इसी तरह से एक होल क्रिएट हुआ होगा। तो अगर यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं इस स्ट्रक्चर में से, तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर कितने होल क्रिएट हुए होंगे? तो आंसर है 1 2 3 4 5। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल बना। सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ पर दूसरा होल बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो तीसरा होल बनेगा, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने होल क्रिएट होंगे। तो एक बात याद रख लीजिए, ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। ये इलेक्ट्रॉन कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, जो कि ये जो वैलेंसी का काम कर रहे थे उसमें से निकल चुके हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। तो सपोज कि ये स्ट्रक्चर में 5 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो साइमल्टेनियसली वहाँ पर 5 होल्स भी क्रिएट हो गए होंगे। अब यहाँ पर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल फ्री है, तो वो तो कहीं पर भी घूम सकते हैं। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसके और वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मोशन करेंगे। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब मोशन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट। यानी कि इसमें से करंट फ्लो होने लगा, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि ये जो होल्स है वो भी हमने देखा कि ये जो होल्स है वो पॉजिटिव फ्री चार्ज की तरह बिहेव करते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होल है वो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और होल के पास, सभी के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होल भी ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर उस तरफ जाने चाहिए। तो क्या ये होल मूव करते हैं? तो आंसर है यस। हमको ऐसा दिखता है कि होल जो है वो मूव करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक्चुअल अंदर क्या होता है वो हम देखें तो कुछ और ही कंडीशन है, और ही सिचुएशन है। देखिए अंदर एक्चुअल में क्या होता है। सपोज कि ये सिलिकॉन का ऐसा हमारा क्रिस्टल है, ठीक है। यहाँ पर हमने लगाया है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हमने लगाया है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो फर्स्ट वाला सिलिकॉन था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो सपोज ये हमारा फर्स्ट जो है उसका चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर एक होल क्रिएट हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया है। अब देखिए यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज और ये होल है, उसका भी चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो क्या होगा, उसके पास में ये एक सिलिकॉन है। अब क्या होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करता होगा उसको, क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको इस तरफ अट्रैक्शन का फोर्स मिलेगा। अब क्योंकि इस तरफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उसके पास वाला जो सिलिकॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर किस तरफ जाएगा? इस तरफ। अब क्योंकि उसके बिल्कुल पास में यहाँ पर एक होल क्रिएट हुआ है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उसको उसके बिल्कुल पास में ही मिल गया, तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर कहाँ चला जाएगा? उसके पास वाले सिलिकॉन में, कि जहाँ पर होल क्रिएट हुआ था। तो पहले होल फर्स्ट वाले सिलिकॉन में था। अब क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ने निकल कर इस होल को फिलअप कर दिया, तो ये सिलिकॉन फिर से कैसा हो जाएगा? जैसा वो पहले था, क्योंकि ये होल बना था लेकिन वो फिर फिलअप हो गया। तो ये जो प्लस चार्ज था वो फिर से एक नॉर्मल सिलिकॉन जैसा हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ से एक सिलिकॉन निकल कर यहाँ गया तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और ये जो सेकंड वाला सिलिकॉन था ये अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और सिलिकॉन है। अब फिर से क्या होगा, यहाँ पर उसके नेक्स्ट वाला जो सिलिकॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि थर्ड में, उसको यहाँ पर इस तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और वो यहाँ से निकल कर तुरंत ही अपने साइड में जो ये होल क्रिएट हुआ था उसमें चला जाएगा और उसको फिर से फिलअप कर देगा। तो क्या होगा, ये भी फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ पर जो होल बना था उसको फिर से यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये फिर से नॉर्मल सिलिकॉन जैसा हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि थर्ड वाले सिलिकॉन के ऊपर अब होल क्रिएट हो जाएगा। और फिर से क्या होगा, जैसा यहाँ पर हुआ, फोर्थ में से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, तो अब क्या होगा, ये फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो फोर्थ है वहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए हमको अगर दूर से देखें तो क्या दिखता है कि पहले होल यहाँ पर था, फिर गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ये फिर यहाँ पर। हमको ऐसा दिखता है कि होल जो है वो इस तरफ मोशन करता है, लेकिन एक्चुअल में अंदर प्रोसेस क्या होती है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल कर सारे जो ये सिलिकॉन एटम थे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर एक साइड शिफ्ट होते जाता है, इसलिए होल जो है वो हमको ऐसा आता हुआ दिखता है। एक्चुअल में मोशन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये जो होल है वो एक्चुअल में तो क्या है? सिलिकॉन एटम ही है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्योंकि एटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, और हमको पता है कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से
करीब करीब 2000 टाइम जितना उसका जो मास है वो ज़्यादा होगा। तो होल जो है वो एक्चुअल में मूव नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होते हैं इस साइड से, तो हमको ऐसा दिखता है कि जो होल है वो इस नेगेटिव साइन की ओर मूव करते हैं। तो इसलिए जो होल है उसको हम मानते हैं कि वो फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। और कैसा फ्री पार्टिकल? जो कि है पॉजिटिवली चार्ज्ड फ्री पार्टिकल। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सारे होल्स होंगे वो भी इस तरफ मोशन कर लगेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा नेगेटिव चार्ज की तरफ वो मोशन करते हुए हमको दिखेंगे। अब ये सेम कॉन्सेप्ट आपको बुक में कुछ इस तरह से सिखाया गया है। देखिए यहाँ पर एक होल क्रिएट हुआ। अब अगर ये जो सिलिकॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये जो वैकेंसी थी होल की वो फिलअप हो जाएगी और यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट जो सिलिकॉन होगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये वैकेंसी फिल कर देगा, तो ये होल फिर से इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और यहाँ पर एक होल क्रिएट होगा, तो होल हमको नीचे जाता हुआ दिखेगा। सेम हमने यहाँ पर ऐसे देखा कि जो होल है वो हमको राइट में जाता हुआ दिखता है। तो वही कॉन्सेप्ट जो बुक में हमको सिखाया गया है इस तरह से वो हमने यहाँ पर इस तरह से सीखा। ठीक है, इसका मीनिंग हमको क्या मिला कि ये जो होल है वो भी हमको मोशन करते हुए दिखते हैं किसकी ओर? नेगेटिव पोटेंशियल की ओर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की ओर ये सब इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहे थे, यानी कि हमें एक करंट तो मिल ही रहा था, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो उसको हम सपोज नाम देते हैं आई, यानी कि करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और अभी हमने क्या देखा कि ये जो होल है वो भी इस तरफ मोशन करते हैं। तो अगर चार्ज कैरियर मोशन करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कि वो करंट फ्लो करता है। तो होल क्योंकि ये मोशन करेंगे तो उसकी वजह से भी हमें करंट मिलेगा, तो उसको हम नाम दे देते हैं करंट ड्यू टू होल। तो टोटल इसके अंदर अब हमें जो करंट मिलेगा वो दो टाइप का होगा, एक होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक होगा होल की वजह से। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ मोशन करते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन कौन सी लेते हैं? ऑपोजिट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका करंट मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो करंट होगा वो कैसा होगा? आई इस डायरेक्शन में। और होल जो है वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो होल का भी करंट क्या होगा? इस डायरेक्शन में। यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से जो करंट मिलता है वो हमें प्लस से माइनस यानी कि इसी डायरेक्शन में मिलता है। तो टोटल जो हमें करंट मिला वो कितना होगा? वो होगा आई प्लस आई एच। तो इस तरह से प्योर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमें जो करंट की फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से मिलती है। एक और बात देख लीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्योंकि ये करंट को फ्लो करता है यानी कि वो चार्ज कैरियर हो गया, और होल है वो भी करंट को फ्लो करता है तो वो भी एक चार्ज कैरियर हो गया। इसलिए इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को हम चार्ज कैरियर बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम इस दोनों के सामने एक ऐसा नया टर्म लिखेंगे जो होगा एन आई। अब आई क्या है? ये है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, और क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो इंट्रिंसिक में हो रहा है तो इसलिए हम उसको कहेंगे इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम डिनोट किया है एन आई से। ये क्या है? देखिए कॉन्सेंट्रेशन का मतलब तुम्हें पता है कि जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल दोनों को हमने कॉमन नाम दे दिया एन आई, यानी कि इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि ये दोनों है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्या करते हैं? चार्ज कैरी करने का काम करते हैं, इसलिए दोनों क्या हो गए? कैरियर हो गए। तो दोनों को हमने नाम दे दिया इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसी चीज़ को अगर हम जो हमारे एनर्जी बैंड होते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे, तो एनर्जी बैंड की मदद से हम ये कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो वो किस तरह से होगा? देखिए हम ये वाली एक्सिस पर क्या लेते हैं? यहाँ पर हम लेते हैं एनर्जी। हमको पता है कि यहाँ पर क्या होगा? पहले तो वैलेंस बैंड होगा, उसके ऊपर ये एनर्जी गैप होगा और उसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा? कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए अलग अलग एनर्जी के ऊपर। ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो फर्स्ट हमने ग्राफ बनाया है वो सपोज हमने लिया है एट 0 केल्विन।
अब 0 केल्विन पे हमें पता है कि 0 केल्विन के ऊपर हमको एक स्टेबल स्ट्रक्चर मिलता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ हमें नहीं मिलता। ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? रूम टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन 0 केल्विन के ऊपर क्या होता था कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उस सिलिकॉन के साथ कनेक्टेड थे, यहाँ पर ही मोशन कर रहे थे, यानी कि उसमें यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं थे। फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं थे, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं थे। इसलिए कंडक्शन जो बैंड है उसमें अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। सारे जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो हमारे कहाँ पर हो गए? इस वैलेंस बैंड के अंदर। तो 0 केल्विन के ऊपर हम सारे जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर वैलेंस बैंड के अंदर। अब देखिए, अब बात आती है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो 0 केल्विन था उससे ज़्यादा टेम्परेचर, यानी कि 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये हमारा फर्स्ट है वैलेंस बैंड, और ये यहाँ पर आएगा हमारा कंडक्शन बैंड। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से बैंड्स हो गए, उसी तरह से कंडक्शन बैंड भी, यहाँ पर भी कुछ बैंड हो गए। अब 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि यहाँ से निकलकर बाहर चले जाते हैं। अब वो क्यों गए? क्योंकि उसको थर्मल एनर्जी मिली थी, तो वो एनर्जी थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी जगह छोड़कर गए हैं, यानी कि इसकी जो एनर्जी है वो कैसी होगी? हाई होगी, क्योंकि उसने थर्मल एनर्जी को लिया ना। अगर उसकी एनर्जी हाई हुई होगी तभी तो ये यहाँ से बाहर निकल कर बाहर गए होंगे ना। यानी कि ये जो बाहर जो सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसकी जो एनर्जी है वो कैसी होगी? बहुत ही हाई होगी। और वो काम किसका करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का। यानी कि ये हाई एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? ये कंडक्शन बैंड में, क्योंकि इसकी एनर्जी ये जो नॉर्मल सारे जो सभी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स थे उससे कहीं ज़्यादा है, और वो काम किसका करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का। इसलिए हम उसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कंडक्शन बैंड के अंदर। अब सपोज कि यहाँ पर वैलेंस बैंड के अंदर थे इतने इलेक्ट्रॉन्स थे। अब क्या होगा कि रूम टेम्परेचर के अंदर सपोज कि यहाँ से 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए कंडक्शन बैंड के अंदर। ये हमने देखा जिस तरह से यहाँ से निकल गया तो इसकी एनर्जी हाई हो गई, तो उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल कर गए, तो उसकी जगह पे क्या क्रिएट हुआ होगा? होल क्रिएट हुआ होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 2 3 और 4 होल्स बना देते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे यानी कि 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा कि वैलेंस बैंड यानी कि ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था उसमें से कई सारे इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर जाएंगे तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसको हाई एनर्जी पर ड्रॉ करेंगे, हाई एनर्जी यानी कि कंडक्शन बैंड में ड्रॉ करेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से निकल कर कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने उसके पीछे क्या क्रिएट होंगे? होल क्रिएट होंगे। तो इस तरह से 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हमें इस तरह का बैंड मिलता है। ये क्या है इस साइड? एनर्जी। जितने इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर गए उस सभी की एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, इसलिए वो सब है कंडक्शन बैंड में। और पीछे जो होल है वो आएगा यहाँ पर वैलेंस बैंड में, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 बैंड हमको मिलते हैं। ये हमारा होगा 0 केल्विन के ऊपर, जहाँ पर कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन हमको नहीं दिख रहा है। कंडक्शन में यानी कि बाहर घूमते हुए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। और 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर कई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो वो उसको हम ड्रॉ करेंगे कंडक्शन बैंड में, और उसके पीछे जो होल बनेंगे उसको हम ड्रॉ करेंगे ये वैलेंस बैंड के अंदर। तो ये हमारे 2 एनर्जी डायग्राम्स हो गए। अब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्यों? देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन सारे निकल कर बाहर गए हैं जो कि कंडक्शन का काम करते थे, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो बहुत ही कम होता है। अब हमें पता है कि जो करंट है उसका इक्वेशन क्या है? NEAVD। अब ये N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही लेस नंबर में होते हैं। तो अगर हमें उसमें से हाई करंट को फ्लो करवाना है तो क्योंकि यहाँ पर N बहुत ही कम है तो ये I जो है उसकी वैल्यू कम मिलेगी। तो अगर हमें हाई करंट को फ्लो करवाना है तो इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे काम में नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें कुछ और ऐसे इलेक्ट्रॉन या तो फिर होल को हमें ऐड करना पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो सारे सेमीकंडक्टर है वो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के ऊपर
डिपेंड करती है। क्यों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है? हमने क्या देखा कि जब हम इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर लाते हैं तब थर्मल एनर्जी की वजह से ही ये सारे इलेक्ट्रॉन निकले थे ना। तो अगर सपोज हम यहाँ पर काम कर रहे हैं 30 डिग्री के ऊपर, सपोज कोई ये उसको लेकर जाता है किसी और स्टेट में और वहाँ पर टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो इसमें से करंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा फ्लो हो जाएगा। उसका उल्टा भी हो सकता है। सपोज आपने ये जो मटेरियल बनाया था वो बनाया था 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, मतलब आपकी जो फैक्ट्री थी वो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम कर रही थी। तो वहाँ पर आपने इस जो इलेक्ट्रॉन सभी बाहर निकले थे उसका वैल्यू निकाला और इसके ऊपर से आपने कहा कि भाई इसमें मैक्सिमम इतना करंट फ्लो कर सकता है। अब कोई एक पर्सन उसको लेकर गया दूसरे कंट्री में और वहाँ का टेम्परेचर था सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर लो है तो उसको लेस एनर्जी मिलेगी। अगर एनर्जी उसको लेस मिलेगी तो इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे तो उसका जो करंट होगा वो भी कैसा होगा, लो होगा। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो करंट कैसा होगा, लो फ्लो होगा। इसलिए ये जो मटेरियल है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, जो कि हमारे लिए डिजायर्ड नहीं है। हमको क्या चाहिए कि सभी टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा मटेरियल है वो सेम तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया। एक और डिसएडवांटेज इसके अंदर ये है कि देखिए यहाँ पर Ne इज इक्वल टू NH, यानी कि ऑलवेज इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ होल्स के बराबर। सपोज कि हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए कि जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो और नंबर ऑफ होल है वो कम हो। सपोज अगर हमें ऐसा मटेरियल चाहिए कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम हो और नंबर ऑफ होल्स है वो ज़्यादा हो, तो ये हम इसके अंदर नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी पड़ेगी। अब आपको क्वेश्चन होगा कि हमने पहले तो इसको प्योर यानी कि इंट्रिंसिक बनाने के लिए इसमें से इम्प्योरिटी सारी रिमूव की, अब फिर से इम्प्योरिटी क्यों ऐड कर रही है? तो उसका आंसर ये है कि जो हमें नेचर में से इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज मिलती थी वो हमारी डिज़ायर नहीं थी, यानी कि नेचर ने उसको कोई भी इम्प्योरिटी दे दी थी, वो तो सब मिक्स होती है। हमको क्या चाहिए कि इसके अंदर कोई एक ही टाइप की इम्प्योरिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम हमारे डिज़ायर की जो इम्प्योरिटीज़ हम इसमें अंदर मिलाना चाहते हैं वही इसके अंदर मिलाएंगे और इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन या तो फिर होल की जो नंबर होगी वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, यानी कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें हमने इम्प्योरिटीज़ मिलाई हुई है। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ को मिलाते हैं, कौन सी इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे, तो कौन से टाइप का एक्सट्रिंसिक के अंदर भी दो टाइप होगी, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो हम देखेंगे कि कौन सी इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे तो कौन सा होगा, एन टाइप या फिर बी टाइप होगा। तो वो हम सब देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में अंदर। जो